हेलो दोस्तों, क्या आपको भी मंगा स्टोरीज पसंद है? अगर हाँ, तो वीडियो को अभी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर आप ऐसी ही और अमेजिंग स्टोरी सुनना चाहते हो, तो कमेंट जरूर करना। आपका सपोर्ट मिला तो मैं तुरंत नेक्स्ट स्टोरी अपलोड कर दूंगा। ये एक एआई जनरेटेड स्टोरी है, इसलिए वीडियो में कुछ इमेजेस या सीन्स रिपीट हो सकते हैं, लेकिन कहानी का मजा और इमोशंस पूरी तरह बनाए रखे गए हैं। उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। उनके पास अभी भी एक कॉकटेल होती है। वो पूछती है कि उन्हें क्या करना चाहिए। याना कहती है, अगर ये हमने नीचे फेंकी तो मिंजन भी ज़ॉम्बी के साथ मर जाएगा। याना नीचे जाने लगती है और कहती है, कुछ मोमेंट्स तक होल्ड करो, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आ रही हूं। जो सुनकर मिंजन उसे मना करता है और ऊपर ही छुपे रहने को कहता है। मिंजुन फिर सोचता है अगर ऐसे ही और ज़ॉम्बीज आते रहे तो जल्द ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। अचानक ज़ॉम्बी के सर पर कुछ हिट होता है जिससे वह मर जाता है। ज़ॉम्बी का खून सीधा मिंजुन के फेस पर गिरता है और उसकी आंखें बंद हो जाती है। जैसे ही फिर उसे आवाजें सुनाई देती है, जल्दी से उठ जाओ, जल्दी करो। मिंजुन धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। वह देखता है कि कंग उसे जल्दी यहां से निकलने के लिए कहता है, नहीं तो और भी ज़ॉम्बी आ जाएंगे। मिंजुन कंग को देखकर राहत की सांस लेता है। कंग उसे उठने में मदद करता है। जलता हुआ बोंगू अभी भी याना को आवाजें लगा रहा है। कंग सभी को जल्दी करने को कहता है। सभी अपने बैग्स लेकर बाहर गेट की ओर बढ़ने लगते हैं। गराज के बाहर कई सारे ज़ॉम्बीज उनकी ओर बढ़ने लगते हैं। इससे पहले कि वह उन तक पहुंच पाते, कंग कई ज़ॉम्बीज को राइफल से शूट कर देता है, जिसके बाद उसकी आखिरी बुलेट भी खत्म हो जाती है। जिसके बाद कंग गाड़ी में बैठता है और चलने को कहता है। गाड़ी के सामने कई ज़ॉम्बीज उनकी ओर बढ़ने लगते हैं। प्रोफेसर एम्बुलेंस को तेजी से वहां से निकाल लेते हैं और शीशे में पीछे अपने घर को देखते हैं, जो अब पूरी तरह आग में जल रहा है। फिर हमें प्रोफेसर का घर जलते हुए दिखाया जाता है और हम देखते हैं एम्बुलेंस के पीछे अभी भी कई सारे ज़ॉम्बीज पड़े हैं। फिर एम्बुलेंस को चलाते हुए प्रोफेसर खाली रास्तों से जाने लगते हैं। पीछे बैठा मिंजुन अपनी ही सोच में डूबा होता है। उसके दिमाग में अभी भी हंग होता है जो उससे गेट खोलने को बोल रहा था। लेकिन जैसे ही मिंजुन गेट खोलता है, यंग पर ज़ॉम्बी हमला कर देता है। फिर मिंजुन यही सोचते हुए अपने पेट के साइड पर टच करता है। उसे कुछ तो फील होता है। ये वही जगह है जहां पहले उसके खंजर लगा था, कंस्ट्रक्शन साइट पे। उसे यहां बहुत दर्द हो रहा होता है। याना मिंजुन को ऐसे देखकर पूछती है, क्या तुम ठीक हो? मिंजुन उसे कहता है, मैं ठीक हूं, बस मेरी साइड थोड़ी दर्द हो रही है। याना बोलती है, क्या तुमने अपनी स्टिचेस निकाली हैं? और कंग को मौका मिलने पर इसे देखने के लिए कहती है। मिंजुन कहता है, कोई बात नहीं, मैं कल तक का वेट कर सकता हूं। चलते चलते प्रोफेसर कंग से कहता है, हम ऑलमोस्ट मीटिंग की लोकेशन पर पहुंचने वाले हैं। मुझे पता है वो लोग वहां नहीं होंगे, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? कंग प्रोफेसर की बात को इग्नोर करता है और मैप देखता हुआ बताता है, इनसे हॉफ से लेफ्ट टर्न लेना है और फिर सीधा जाना है। फिर प्रोफेसर कंग को कहता है, हम लगभग 4 किमी आ चुके हैं, तो शायद हम आधे रास्ते पर हैं। अभी सूरज डूबने में काफी वक्त है, तो हम सीधे गुंजा स्टेशन चलते हैं। कंग उसे मना करता है और बताता है, लगता है कि बारिश होने वाली है क्योंकि आसमान काले बादलों से भरा है। मुझे लगता है मीटिंग पॉइंट पर वेट करना ही हमारे लिए ज्यादा सेफ है। जो प्रोफेसर समझ जाते हैं और गाड़ी चलाते हुए सीधा मीटिंग पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। हम देखते हैं कि मीटिंग पॉइंट असल में एक होटल होता है जिसका नाम स्काई मोटेल होता है। फिर प्रोफेसर एम्बुलेंस को ध्यान से होटल की पार्किंग में सुरक्षित खड़ा कर देते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम होटल के हॉलवे को देखते हैं, जहां पूरी तरह अंधेरा है। इतनी डरावनी जगह देखकर याना बहुत डर जाती है और बोलती है, ये जगह सच में बहुत डरावनी है। अगर मेरे सामने कोई आ गया तो शायद मैं डर के मारे अपनी पैंट गीली कर लूंगी। फिर मिंजुन उसे अपना मुंह बंद करने को कहता है। सबसे आगे कंग अपनी टॉर्च का सहारा लेकर सभी के साथ आगे बढ़ता है। वो बताता है कि उसे पूरे सेकंड फ्लोर को बहुत सावधानी से चेक किया है और रूम नंबर 202, 203, 206 रहने के लिए पूरी तरह से सेफ है, तो इसलिए हम आराम से एक एक रूम में रेस्ट कर सकते हैं। चलते चलते याना कंग से पूछती है, तुम्हें सच में डर नहीं लगता क्या? कंग उसे बताता है वो भूतों और इन्फेक्टेड से ज्यादा इंसानों से डरता है। फिर हम रूम नंबर 209 को देखते हैं, जिसके बाहर गेट पर एक क्रॉस लगा था। जो देखकर कंग बताता है कि उसने सुना है कि उन्हें सिर्फ उन कमरों पर ध्यान देना होगा जिन पर ऐसे निशान लगे हों। फिर वो आगे बताता है, चौथी मंजिल के हॉलवे में ज़ॉम्बीज हैं, तो कोई भी वहां ऊपर जाने के बारे में सोचना भी मत। प्रोफेसर पूछता है, क्या वो यहां सेकंड फ्लोर पे नहीं आएंगे? कंग उन्हें बताता है, स्टेयर्स पूरी तरह से ब्लॉक है और एलिवेटर का यूज वो ज़ॉम्बीज नहीं कर सकते, इसलिए कोई भी रास्ता नहीं है जिससे वो नीचे आ सके। फिर कंग टॉर्च को प्रोफेसर की तरफ करके उनसे पूछता है, उनके पास 3 रूम्स हैं, तो वो सब कैसे उन्हें डिवाइड करेंगे? प्रोफेसर के फेस पर लाइट पड़ने से वो बहुत डरावने लगने लगते हैं, जो देखकर याना डर जाती है और कंग को टॉर्च हटाने को कहती है क्योंकि प्रोफेसर बहुत डरावने लग रहे थे। फिर रूम नंबर 203 में कंग, मिंजुन और याना होते हैं। कंग याना से पूछता है, क्या तुम श्योर हो कि तुम यहां अकेले सोना चाहती हो? याना उसका जवाब देती है, कहती है वो अकेले सोने से अच्छा मिंजुन और उसके साथ सोना पसंद करेगी।
इतना कहकर वो हंसने लगती है। हम देखते हैं कि मिंजुन ने अभी भी अपने लेफ्ट साइड पेट पर हाथ रखा होता है। फिर मिंजुन बाथरूम में जाने लगता है और याना कांग को कहती है, मुझे लगता है तुम और मिजमून एक रूम में रह सकते हो। मैं और मिंजुन एक रूम में और प्रोफेसर और हाजुन एक रूम में रुक सकते हैं। हमारे पास 3 रूम्स हैं जिससे हम अच्छे से रेस्ट कर सकते हैं। कंग कहता है, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? इससे अच्छा है हम सब एक ही रूम में रुक जाएं। और हंसने लगता है। फिर हम मिंजुन को देखते हैं जो बाथरूम में आकर साइड में खड़ा हो गया है। उसने अभी भी अपने पेट पर हाथ रखा होता है। उसे वहां बहुत दर्द हो रहा है। टाइम बीतने के साथ साथ यह पेन बढ़ता ही जा रहा है। फिर वह अपनी टी शर्ट को ऊपर करता है और अपने जख्म को देखता है। जख्म देखकर वह पूरी तरह चौंक जाता है। उसे समझ नहीं आता ये उसके जख्म के साथ क्या हो गया है। उसका घाव पूरी तरह लाल हो गया होता है और वह लाल धीरे धीरे हर तरफ फैलने लगता है। मिंजुन ये देखकर सोचता है, ये तो पूरी तरह एक इन्फेक्टेड वुंड जैसा लग रहा है। वो शीशे में देखता है। उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि उसका जख्म ऐसा हो गया है। वो समझ नहीं पाता वो इन्फेक्टेड कैसे हो गया। मिंजुन सोच में पड़ जाता है, ये उसके साथ कब हुआ, कैसे हुआ? क्या ये तब हुआ जब उस ज़ॉम्बी ने मुझे पकड़ा था? फिर वो अपने हाथ को देखता है। वहां कोई भी काटने का निशान नहीं था। उसे पूरा यकीन होता है उसे कहीं भी काटा नहीं गया है। फिर वह कंस्ट्रक्शन साइट पर हुई फाइट को याद करता है। सोचता है कि कहीं ये वही तो नहीं हुआ जब उसे चाकू से मारा गया था। उसे अच्छे से कुछ भी याद नहीं होता। और अगर मैं उस वक्त इन्फेक्टेड हो गया होता तो इंक्यूबेशन पीरियड इतना लंबा नहीं होना चाहिए था। मैं पहले ही ज़ॉम्बी बन चुका होता। क्या ये उस समय हुआ था जब उस पर पहले हमला किया गया था, जब वह टेरेस पर राइफल लेने गए थे? पर मेरा घाव कपड़ों से अच्छे से ढका हुआ था, इसीलिए उसके अंदर कुछ भी जाना इम्पॉसिबल है। शायद हो सकता है कुछ ब्लड मेरी आंखों या मुंह से अंदर चला गया हो। उसे याद आता है कि कंग ने उसे बताया था उसके ऊपर खुद बहुत बार ब्लड गिरा है और ब्लड गिरने से कुछ नहीं होता जब तक ब्लड स्किन पे है। जहां तक मुझे पता है एक पर्सन इन्फेक्टेड तभी हो सकता है जब उसे काटा जाए। और सोचता है हो सकता है कि कंग की वह थ्योरी शायद गलत हो। और फिर से घाव को देखता हुआ सोचता है, हो सकता है कि यह आम इन्फेक्शन हो जो मेरे घाव में हो गया हो। अचानक उसे और दर्द होने लगता है। उसे एक झटका सा लग जाता है। मिंजुन नीचे जमीन पर बैठ जाता है। उसे अपनी बॉडी में फील हो रहा होता है कि वह इन्फेक्टेड हो गया है। बाहर रूम में एक लालटेन जल रही होती है। याना बहुत परेशान होती है। वह बाथरूम के बाहर बेड पर बैठकर सोच में होती है। मिंजुन को गए हुए अंदर 30 मिनट से भी ज्यादा हो गए हैं। ये अंदर कर क्या रहा है? ये बाहर क्यों नहीं आया अब तक? ये मुझे बहुत गुस्सा दिला रहा है। और मिंजुन को आवाज लगाती है, तुम अंदर कर क्या रहे हो? मैं जल्दी में हूं, बाहर आओ। कुछ मोमेंट्स बाद याना कहती है, अगर तुम बाहर नहीं आए तो मैं खुद अंदर आ जाऊंगी। कुछ मोमेंट्स बाद मिंजुन गेट खोलता है और बाहर आने लगता है। बाहर आते ही याना उसे पूछती है, तुम अंदर क्या कर रहे थे? मैंने अंदर ना तो पानी की आवाज सुनी ना किसी और चीज की। ऊपर से तुमने मेरी बात का भी कोई जवाब नहीं दिया। मिंजुन इसके लिए माफी मांगता है और कहता है, अभी भी एक एक्स्ट्रा रूम खाली है ना? क्या मैं वहां अकेले सो सकता हूं? याना उससे इसका रीजन पूछती है। मिंजुन उसे बताता है वो बस अकेले रहना चाहता है और कुछ नहीं। याना ये सुनकर कंफ्यूज हो जाती है और कहती है, तुम अचानक ऐसा कर रहे हो, एटलीस्ट हमें एक वैलिड रीजन दो। मिंजुन कहता है, मुझे बस अच्छा फील नहीं हो रहा है। मैं बस थोड़ी देर अकेला रहना चाहता हूं। मैं सिर्फ अभी खुद के साथ रहना चाहता हूं। फिर याना कंग की तरफ देखती है और कहती है, फिर तुम चाहते हो कि मैं और कंग एक रूम में सोए, सिर्फ हम दोनों? ये बहुत ऑकवर्ड है। तभी मिंजुन अपना बैग उठाता है और दूसरे रूम में जाने लगता है। याना उसे एक सेकंड रुकने को कहती है। साथ ही मिंजुन के सामने आकर रोकती हुई कहती है, तुम मेरी वजह से अनकंफर्टेबल हो। मुझे पता है ऐसे एक होटल रूम में रहना अजीब लगता है क्योंकि ये घर नहीं है, पर हम रुक सकते हैं एक साथ। मिंजुन उसे कहता है, मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे जाने दो प्लीज। याना ये सुनकर हैरान रह जाती है कि मिंजुन ने उसे ऐसा कहा। फिर मिंजुन चला जाता है और याना पीछे उसे देखती रहती है। रूम में कंग कहता है, मैं जाकर प्रोफेसर और हाजुन के साथ रुक जाऊंगा। अगर तुम और मिसेज मून एक साथ रहोगी तो शायद ये कम ऑकवर्ड रहेगा। फिर याना उसकी बात मान लेती है, पर अभी भी वो मिंजुन के बारे में ही सोच रही होती है। फिर रूम नंबर 202 के बाहर मिंजुन उसका गेट खोलकर अंदर जाते हुए कहता है, शायद हर कोई ऐसा ही सोचता है कि उनकी जिंदगी किसी फिल्म या नाटक के मुख्य किरदार की तरह चल सकती है, ठीक उसी तरह जैसे फिल्म में होता है। उन्हें भी किसी दिन एक खुशहाल अंत मिलेगा। मिंजुन अंदर आकर गेट बंद करता है। रूम में बहुत सारी बोतलें और कचरा बिखरा हुआ है। इसके बावजूद मिंजुन वहीं गेट के पास बैठ जाता है। मिंजुन अपने पेट पर हाथ रखकर कहता है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरी जिंदगी किसी मूवी के मेन कैरेक्टर की तरह नहीं है। आखिर में मैं भी एक ज़ॉम्बी बन जाऊंगा और मर जाऊंगा। मैं बस इस दुनिया में एक और एक्स्ट्रा आम इंसान हूं। और आंखों में आंसू लिए कहता है, मैं किस बारे में होप कर सकता हूं इस बेकार जिंदगी में? और रोने लगता है और रोते हुए सोचता है,
मुझे लगता है कि ये तो हमेशा से ऐसा ही खत्म होने वाला था। फिर अंधेरे में रास्ते में फॉग के बीच बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ सड़कों पर घूम रहे होते हैं। फिर सुबह हो जाती है और हम स्काई होटल के अंदर देखते हैं, जहां मिंजुन के गेट के बाहर याना आकर रूम का गेट खटखटा रही होती है। वो गेट खटखटाते हुए मिंजुन को आवाज लगाती है और पूछती है, क्या तुम उड़ गए हो? वो बार बार मिंजुन को आवाज लगाती है, पर वह कोई जवाब नहीं देता। जिसके बाद कांग याना को पीछे हटने को बोलता है और खुद गेट खोलने का ट्राई करने को कहता है। फिर वो गेट खोलने का ट्राई करता है। वह देखता है कि गेट अंदर से लॉक है। वो याना को यह बताता है, जो सुनकर याना कंफ्यूज हो जाती है। कंग फिर थोड़ा परेशान होता हुआ कहता है, मैं आशा करता हूं ऐसा ना हो, पर लगता है मिंजुन ज़ॉम्बीज़ द्वारा इन्फेक्ट हो गया है। जो सुनकर याना को सदमा लग जाता है। वो बोलती है, ये तुम क्या बोल रहे हो? ये सब बकवास है। उसने कल ही कहा था कि उसे काटा नहीं गया है, तो फिर कैसे वो ज़ॉम्बी द्वारा इन्फेक्टेड हो गया? कंग एक हाथ में राइफल के साथ कहता है, क्या हम में से किसी ने खुद जाकर चेक किया कि उसे काटा गया है या नहीं? फिर याना घबराते हुए कहती है, अगर ऐसा है तो अगर हम गेट को जोर जोर से खटखटाना शुरू कर देंगे तो वह भी ज़ॉम्बीज़ की तरह ही करेगा। पर यह तो बिल्कुल शांत है। कंग उसे कहता है, अगर वह ठीक होता तो वो गेट ओपन करेगा। अगर वह ज़ॉम्बी बन गया होगा तो भी करेगा। और शायद हो सकता है कि अब तक उसकी सांसें रुक गई हों। जो सुनकर याना शॉक हो जाती है और कांपती हुई कंग को कहती है, कंग, तुम साइको, इस बात के ऊपर जोक भी मत करो। और फिर गेट के पास जाकर गेट पर जोर जोर से खटखटाने लगती है और कहती है, मिंजुन, गेट खोलो, गेट खोलो। कंग उसे रोकता हुआ कहता है, यहां शोर मत मचाओ। याना नहीं रुकती, गेट खटखटाना जारी रखती है। साथ ही कहती है, तुम मेरे साथ प्रैंक कर रहे हो ना? बहुत हो गया ड्रामा, अब गेट खोलो। ये कोई फनी चीज नहीं है, गेट खोलो। कुछ मोमेंट्स बाद कोई जवाब ना मिलने पर वो गेट खटखटाना रोक देती है और डरी हुई आवाज में मिंजुन का नाम लेती है और फिर एक जोरदार मुक्का मारती है। गेट पे कहती है, क्या तुम गेट नहीं खोलने वाले? जल्दी करो और गेट खोलो। फिर रोते हुए चिल्लाती है, जोर जोर से गेट खटखटाते हुए कहती है, गेट खोलो मिंजुन, गेट खोलो अभी के अभी। तुम पागल गधे, गेट खोलो। तभी गेट खुलता है। गेट खुलते ही वो चौंक जाती है। कंग और याना दोनों गेट पे मिंजुन को देखकर चौंक जाते हैं। याना कहती है, मिंजुन क्या तुम ठीक हो? फिर मिंजुन गेट के बाहर आता है, जिसकी बॉडी लगभग एक जोमी की बॉडी में बदल चुकी होती है, पर वो फिर भी अभी तक ज़ॉम्बी नहीं बना होता। वो बाहर आकर कहता है, दोस्तों, मेरी बॉडी के साथ कुछ तो गड़बड़ है। फिर हमें 18 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां एक घर के बाहर लोहे की पूरी अच्छी तरह से बैरिकेडिंग की गई होती है और उसी के बाहर छोटा कांग और उसकी आंटी का लड़का खड़े होते हैं। लड़का कंग को बोलता है, अब हमें चलना चाहिए। क्या तुम्हें याद नहीं है कि आंटी ने क्या कहा था? उन्होंने हमें कहा था कि कुछ भी हो जाए, हमें इस घर के नजदीक नहीं जाना है। यहां पर एक पागल इंसान रहता है। कंग कहता है, उसे पता है यहां एक इंसान रहता है जो हमेशा विश्वास रखता है कि दुनिया जल्द ही खत्म होने वाली है। मैं ये जानने के लिए बेचैन हूं कि वह ऐसा क्यों सोचता है। उसका दोस्त कहता है, अगर तुम ऐसे ही यहां खड़े रहे तो पक्का तुम एक शॉट खाओगे। कंग कहता है, फिर भी मैंने सुना है कि यहां इस नेबरहुड में बहुत सालों से कोई भी शूटिंग नहीं हुई है। वह कोई पागल नहीं होगा जो किसी को भी शूट कर दे। कंग का दोस्त कहता है, उसके बारे में मुझे नहीं पता, और वहां से जाने लगता है। ये जगह होती है 18 साल पहले का पेंसिल्वेनिया, यूएसए। जाते हुए कंग का दोस्त कहता जाता है, मैं घर पहले पहुंच जाऊंगा और अगर ये देख के आंटी तुम पर चिल्लाई तो मुझे ब्लेम मत करना। कंग वहीं खड़ा रहता है। तभी अचानक लोहे की बैरिकेडिंग के अंदर से किसी की आवाज आती है। वो पर्सन पूछता है, वहां कौन है? कंग कंफ्यूजन में सॉरी बोलता है। अंदर वाला पर्सन पूछता है, क्या ज़ॉम्बीज़ है वहां? कंग कहता है, ज़ॉम्बीज़ से तुम्हारा क्या मतलब है? अंदर वाला पर्सन फिर पूछता है, क्या तुम अभी किसी फॉरेन लैंग्वेज में बात कर रहे थे? मुझे बताओ वो कौन सी लैंग्वेज है? कंग उसे बताता है कि यह कोरियन लैंग्वेज है। अंदर वाला पर्सन पूछता है, क्या तुम उस एशियन कपल के बच्चे हो जो पास में ही रहते हैं? कंग उसे बताता है कि वह उनका बेटा नहीं है, वो बस अपने अंकल आंटी के साथ रहता है। मैं बस यहां 1 साल के लिए हूं। वो पर्सन कंग से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछता है। कंग उसे थोड़ा सोच के बताता है, वह मेरे साथ नहीं है, उनकी डेथ हो गई है। उन दोनों की डेथ कोरिया में हो गई थी, तो इसी वजह से मेरे 2 सिबलिंग्स और मुझे यहां भेज दिया गया। पर्सन बोलता है, उसे यह सुनकर अच्छा नहीं लगा और वो इसके लिए कंग से माफी मांगता है। पर्सन फिर कहता है, एनीवे यहां बहुत खतरा है, तुम्हें जल्दी से घर चला जाना चाहिए। यहां बहुत जल्द हर तरफ ज़ॉम्बीज़ होंगे। कंग सोचता है, यह इंसान सच में पागल लगता है। पर्सन पूछता है, क्या तुम कोई छुपने की जगह ढूंढ रहे हो? कंग को कुछ समझ नहीं आता। वो सोचता है, अंदर क्या है ये जानने के लिए मुझे किसी टाइप का नाटक करना होगा, और फिर नाटक करने लगता है। फिर कंग उस पर्सन से कहता है, मैं उन घटिया ज़ॉम्बीज़ द्वारा पीछा किया जा रहा हूं, मैं उनसे बच के भाग रहा हूं। पर्सन कहता है, मुझे पूरा यकीन था ऐसा किसी दिन जरूर होगा। तो फाइनली वह सब यहां इस दुनिया में आ गए हैं। क्या तुम्हें कहीं उन ज़ॉम्बीज़ द्वारा काटा तो नहीं गया है? कंग बताता है, उसे कहीं भी काटा नहीं गया। तभी पर्सन बैरिकेडिंग का गेट उठा देता है।
कंग अंदर का नजारा देख के हैरान रह जाता है। अंदर वो आदमी गन लिए चिल्लाकर कहता है, जल्दी करो और अंदर आ जाओ। कंग यह देख के सोच में पड़ जाता है और फिर थोड़ी देर बाद उसी घर के अंदर बहुत सारा सामान भरा होता है। घर के अंदर पर्सन आगे चलता जा रहा था। उसी के पीछे कंग उससे पूछता है, तुम हमेशा ज़ॉम्बीज करते रहते हो, क्या है ये ज़ॉम्बीज? पर्सन उसे कहता है, तुम्हें वाकई कुछ नहीं पता है। फिर वह बताता है, जब इंसान पाप करते हैं और फिर मर जाते हैं, तुम्हें क्या लगता है वो कहां जाते हैं? वो सीधा हेल में जाते हैं। और अगर हजारों सालों तक इंसान पाप करता रहे और मारता रहे तो फिर तुम्हें क्या लगता है क्या होगा? तो हेल भर जाएगा और वहां और इंसानों के लिए जगह नहीं होगी। फिर तुम्हें क्या लगता है क्या होगा? आखिर में भगवान एक जजमेंट पास करेंगे, एक ऐसी मर्सिलेस जजमेंट जो दुनिया को हिला के रख देगी। जब हेल भर जाएगा फिर जो सोल्स हेल में एंटर नहीं कर पाएंगी वह धरती पर यहां वहां घूमेंगी। जो सुनकर कंग चौंक जाता है। पर्सन उसे आगे बताता है, डिवाइन रिट्रीब्यूशन जल्द ही आने वाला है और दुनिया का अंत नजदीक है। अगर तुम मेरी तरह रेडी नहीं हुए जैसे मैं हूं तो तुम्हारे बचने का कोई भी रास्ता नहीं होगा। फिर पर्सन पीछे मुड़ के कंग को कुछ दिखाने के लिए ले जाने लगता है। वह दोनों पर्सन के घर के बेसमेंट में आते हैं। कंग देखता है कि उसने अपने घर के नीचे बहुत सारे रिसोर्सेज और इसके अलावा गन्स इकट्ठे करके रखे होते हैं। कंग ये सब देख के दंग रह जाता है। वह पूछता है, ये सब क्या है? आदमी उसे बताता है, दुनिया का अंत नजदीक है और ये एक दिन जरूर आएगा। अंदर एक व्हीकल भी पार्क होती है जिसको चारों तरफ से मेटल से प्रोटेक्ट किया होता है। ये व्हीकल एक ज़ॉम्बी से बचने के लिए होती है जिसके आगे और टायर्स के साथ नुकीली धारदार कुछ सिंक टाइप निकले होते हैं। फिर हमें 18 साल बाद यानी प्रेजेंट को दिखाया जाता है। रूम नंबर 202 के अंदर मिंजन बेड पर लेटा होता है जिसकी हालत कुछ सही नहीं लग रही होती। उसकी बॉडी धीरे धीरे लाल हो रही होती है। कंग ने उसके ऊपर अपनी राइफल से एम किया होता है। पास ही प्रोफेसर याना बैठे होते हैं। याना कैंग से पूछती है, क्या तुम सच में ये राइफल मिंजन के ऊपर एम कर रहे हो? क्या तुम्हारा दिमाग सही है? कंग कहता है, हमें नहीं पता कब ये उठकर हम पर हमला कर दे। फिर याना इसके बारे में प्रोफेसर से पूछती है, क्या आपको भी लगता है मिंजन सच में ज़ॉम्बीज द्वारा इन्फेक्टेड हो गया है? प्रोफेसर हाँ कहता है और बताता है, इसे देख के ऐसा नहीं लगता कि ये कोई आम रिएक्शन है। एक जख्म में एक पर्सन को 42 डिग्री का फीवर होना इम्पॉसिबल है। बाकी अगर हमारे पास कोई स्पेशलिस्ट हो तभी हम श्योर हो सकते हैं। मिंजन बेड पर लेटा अपनी खस्ता हालत में धीरे धीरे बोलता है, मुझे ये नहीं समझ आ रहा, मैं इन्फेक्टेड कब हुआ? मुझे अभी तक ज़ॉम्बी द्वारा काटा नहीं गया। और जो बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रही वो ये है कि इन्फेक्शन का असर मेरे जख्म से शुरू हुआ जहां मुझे चाकू से कट लगा था। याना कहती है, अगर मिंजन पहले कंस्ट्रक्शन साइट पर इन्फेक्ट हुआ होता तो मिंजन को तो अब तक पूरी तरह ज़ॉम्बी बन जाना चाहिए था। क्या इंक्यूबेशन पीरियड इतना लंबा भी हो सकता है? प्रोफेसर बताता है, ये शायद एक पर्सन को किस जगह काटा गया है उससे रिलेटेड है। कई बार इंक्यूबेशन कुछ मोमेंट्स में और कई बार कुछ घंटों में हो सकता है। मैं इसके लिए श्योर नहीं हूं, पर इंक्यूबेशन पीरियड हमेशा ज्यादा से ज्यादा एक दिन का होता है। तभी कंग कहता है, मिंजन को देख के मैं श्योर हूं कि वो इन्फेक्टेड है। जो सिम्टम्स थे वो वहां से स्टार्ट हुए जहां जख्म था। हो सकता है कि शायद चाकू में ज़ॉम्बी ब्लड या किसी तरह का फ्लूइड लगा हो सकता है कि जख्म किसी तरह बाहर एक्सपोज हो गया हो। अगर ऐसा होता तो मिंजुन मेरे इलाज करने से पहले ही एक ज़ॉम्बी में बदल जाता। पर अब इतने टाइम बाद सिम्टम्स देख के मुझे कोई आइडिया नहीं है। मिंजुन की हालत की चिंता करते हुए याना पूछती है, फिर क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि मिंजन इतने दिनों से इन्फेक्टेड था? कांग हाँ में जवाब देता है। तभी प्रोफेसर बोलने लगते हैं। अगर ऐसा है तो तभी कांग उन्हें बीच में रोककर कहता है, अगर मिंजन कल तक एक ज़ॉम्बी में नहीं बदला तो मिंजन हो सकता है कि तुम इम्यून हो। जो सुनकर सभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या कंग ने कह दिया। आगे कंग अपनी बात को एक्सप्लेन करता है। वो कोई मेडिकल एक्सपर्ट नहीं है तो वह इसके बारे में श्योर नहीं है। पर कंग की इम्यून वाली बात सुन के मिंजन पूरी तरह चौंक जाता है और कंग की बात को सोचता है, क्या वो इम्यून है? फिर शाम हो जाती है। फिर रात के समय सड़कों पर ज़ॉम्बीज आवाजें निकाल रहे होते हैं। सुबह हो जाती है और मिंजन चैन से बेड पर सो रहा होता है। उसका फेस अब नॉर्मल हो गया होता है। उसकी देखरेख करने के लिए याना उसके पास ही बैठी होती है। कुछ मोमेंट्स बाद मिंजन उठता है। याना उसे कहती है, तो तुम उठ गए। याना बताती है, तुम्हारा फीवर पहले से बहुत कम हो गया है और तुम्हारा फेस भी अब नॉर्मल लग रहा है। तुम कैसा फील कर रहे हो? मिंजन पूछता है कि वो कितने टाइम से सो रहा है। याना बताती है कि वह कल से सो रहा है। ऐसा लग रहा है कि तुम कई घंटों से सो रहे थे। तभी मिंजुन उससे पूछता है, वो यहाँ क्या कर रही है? याना कहती है, वो बस तुम्हारा ध्यान रख रही थी और क्या। मिंजुन पूछता है, क्या उसे डर नहीं लग रहा था मेरे साथ, जबकि मैं किसी भी पल एक ज़ॉम्बी में बदल सकता हूं? याना ये सुनकर सोचने लगती है और फिर एक स्माइल के साथ जवाब देती है, अगर तुम्हारी तरह का एक लूजर ज़ॉम्बी में बदल गया तो मुझे पक्का पता है वो डरावना नहीं होगा। और साथ ही कंग ने भी कहा था शायद तुम इम्यून हो और अब तक बहुत टाइम बीत चुका है। मिंजुन उसके ऐसे रिएक्शन से उसे कहता है, तुम पहले से बहुत बदल गई हो।
मेरा मतलब है तुम मेरी तरह के लूजर की देखरेख कर रही थी। और साथ ही कहता है याना, तुम प्रोफेसर के घर मोलोटोस फेंकती हुई बहुत बैडास लग रही थी। याना कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैं कोई कमजोर फ्लावर हूं? अगर तुम मेरे साथ नहीं होते तो भी मैं सर्वाइव कर लेती। और ब्लश करती हुई कहती है, रही बात तुम्हारी केयर करने की, मैं बस तुम्हारी देखरेख कर रही थी। तभी मिंजन भी एक हल्की सी स्माइल के साथ याना को थैंक्स करता है और कहता है, लेकिन मेरे लिए तुम एक कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन हो थोड़े दिन पहले से। मुझे कभी भी लगा नहीं था कि मैं कभी तुम्हारे ऊपर रिलाई करूंगा। जो सुनकर याना शर्मा जाती है और ब्लश करती हुई कहती है, थैंकफुल तो मुझे तुम्हारा होना चाहिए। हमने सर्वाइव करने के लिए बहुत कुछ किया। और क्या तुम श्योर हो कि तुम ठीक हो? मिंजन कहता है, हाँ, वो कल से बेटर फील कर रहा है। सच में कल मैं जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। फिर थोड़े समय बाद रूम में कंग भी आ जाता है। याना मिंजुन के साथ बेड पर बैठ जाती है। कुर्सी पर बैठा कंग कहता है, तो तुम कह रहे हो कि बोम यू एक्जैक्टली सेम दिख रहा था, बिल्कुल गेम वाले ज़ॉम्बी की तरह जो तुम खेला करते थे। मिंजुन कहता है, हाँ, मैं इसके बारे में श्योर हूं। यह सारी सिचुएशन किसी तरह गेम के साथ कनेक्ट है। कंग कहता है, तो तुम कह रहे हो कि गेम डेवलपर कंपनी ने वायरस बनाया और उसे रिलीज कर दिया? मिंजन कहता है, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। कंग कहता है, क्या तुम्हें पता है वो गेम डेवलपर बहुत फेमस हो गया है? पर मिंजन को उसका नेम याद नहीं होता। तभी रूम में हजुन आता है और कहता है उसका नाम है सीईओ ऑफ रेड माइंड स्टूडियोज डैनियल जिन। हजुन बताता है वो उस गेम डेवलपर की बहुत रिस्पेक्ट करता है। मिंजुन कहता है, हजुन तुम भी एक गेम डेवलपर बनना चाहते हो ना? कंग याना से पूछता है, क्या तुमने डैनियल जिन के बारे में सुना है? याना बताती है शायद उसने उसका नाम पहले सुना है। हजुन बताता है कि वह एक कोरियन अमेरिकन जीनियस डेवलपर है। अपने स्कूल के दिनों में उसने एक इंडी गेम बनाई जो बहुत बड़ी हिट बनी। गेम का नाम होलो कोड था जो नॉर्थ अमेरिका में थी। उसने फिर रेड माइंड स्टूडियोज बनाया जिसके बाद उसने कई और सक्सेसफुल गेम्स बनाए। स्पेशली 5 साल पहले उसकी गेम रेजर एक बहुत बड़ी मेगा हिट बनी जिसने उसे बहुत सारा पैसा बना के दिया। उसके बाद उसने एआई, मेडिकल और बायोटेक इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया। इतना ही नहीं, उसने उनके रिलेटेड कई सारी कंपनीज खरीद ली और नॉर्थ अमेरिका में तो उसका नाम इलॉन मस्क जितना बड़ा हो गया। पर यहां कोरिया में वो बस रिसेंटली ही फेमस हुआ है। मेडिकल बायोटेक का सुनके कंग सोच में पड़ जाता है। हजुन आगे बताता है कि उसने सुना है कि वो ट्विन ब्रदर्स है, कुछ जिन करके। वो भी अच्छा खासा फेमस है, पर हजुन को उसका नाम याद नहीं होता। तुम्हें आसानी से पता चल जाएगा अगर तुम ऑनलाइन देखोगे इसके बारे में, पर यहां इंटरनेट भी नहीं है। कंग सोचता हुआ कहता है, ज़ॉम्बी गेम्स, मेडिकल बिजनेस, ये सब आपस में बहुत अच्छे से मैच करते हैं। याना कहती है, अगर सच में उसकी कंपनी इन सब में इन्वॉल्वड है तब भी इस सब का पॉइंट क्या है? कंग बताता है उसे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। मिंजन सोच में पड़ जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं एक अंधेरे हॉलवे के अंदर एक कमरे में एक आदमी कहता है, डैनियल जिन, तुम्हारी उम्र 29 साल है। कोरिया मूव करने से पहले तुम एक बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे, अपने जुड़वा भाई एलियट जिन के साथ। तुमने बचपन में बुली होने की बात स्वीकार की थी। तुम्हारी मां कोरिया की एक मशहूर एक्ट्रेस थी जिनका करियर 2000 के दशक के अंत तक चमकता रहा। फिर वे टैक्स चोरी के एक बड़े घोटाले में फंस गई और जनता की नाराजगी के चलते उन्हें आखिरकार एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से संन्यास लेना पड़ा। भारी जुर्माना और मुआवजा भुगतने के बाद आखिरकार वह दबाव सहन नहीं कर पाई और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बाद में पता चला कि ये सब टैक्स अकाउंटेंट की जानबूझकर की गई गलतियों और गड़बड़ियों की वजह से हुआ था। साथ ही टैक्स ऑफिस की एक गलती भी इसके लिए जिम्मेदार थी। इसी दौरान तुम्हारे पिता की जिंदगी भी उलझ गई। उन्होंने रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन घोटालों की एक लंबी श्रृंखला के बाद सब कुछ खो दिया। कारोबार बर्बाद हो गया, परिवार अरबों के कर्ज में डूब गया और अंत में तुम्हारे पिता ने भी आत्महत्या कर ली। इस सब के बाद बची खुची इकलौती उम्मीद थे तुम्हारे चाचा, तो अपने जुड़वा भाई के साथ तुम अमेरिका चले गए उन्हीं के पास रहने के लिए। सिर्फ 17 साल की उम्र में तुमने अपनी पहली बड़ी कमाई एक खुद बनाए गए गेम से हासिल की थी। लेकिन फाइनेंशियल स्ट्रगल और पारिवारिक विश्वासघात की दर्दनाक कड़ी यही खत्म नहीं हुई। जिन चाचा चाची पर तुम दोनों ने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, वही अंत में तुम्हारे पैसे हड़प गए। अपना लालच तुमसे छुपा लिया और आखिरी बचे हुए परिवार ने भी तुम्हें धोखा दे दिया। उसके बाद तुमने हिम्मत नहीं हारी, अपने हुनर और जुनून के दम पर रेड माइंड स्टूडियोज की नींव रखी और उसे धीरे धीरे एक सक्सेसफुल कंपनी में बदल दिया। अपने टेक्निकल स्किल्स और प्रैक्टिकल सोच का इस्तेमाल करते हुए तुमने ना सिर्फ गेमिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स में बल्कि मेडिकल और बायोटेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में भी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट की। डैनियल कहता है, हमें जल्दी कोरिया जाना होगा, हमारे पास टाइम नहीं है, हम ऐसे यहां बैठ नहीं सकते। वो ऑफिसर बोलता है, अगर तुम अपनी कंट्री के लोगों द्वारा इतना ज्यादा सफर कर चुके हो, तुम तो सच में सबको मारना चाहोगे। पर क्या तुम्हें सच में इतना ज्यादा आगे जाने की जरूरत थी? फिर हमें डैनियल जिन को दिखाया जाता है। पीछे से हमें बताया जाता है, डैनियल जिन जिसने वायरस बनाया और उसे फैला दिया।
कुछ मोमेंट्स बाद डैनियल जिन, जिसे मैं डैनियल कहूंगा, कहता है, मैंने कितनी बार कहा है कि मैंने ये नहीं किया। आगे कहता है, तुम्हें मेरे ब्रदर के ऊपर शक करना चाहिए। फिर हमें बताया जाता है डैनियल जिन एक 29 साल का यंग पर्सन है जो रेड माइन स्टूडियोज का सीईओ है। उसके सामने टेबल पर एडन ब्रुक्स बैठा है जिसकी उम्र 47 साल है, जो CISS का चीफ ऑफ ऑपरेशंस है। एडन ब्रुक्स ने इससे पहले 20 साल मरीन कॉर्प्स में एज ए कमांडर सर्व किया है, जिससे हमें पता चलता है कि ये बहुत एक्सपीरियंस पर्सन है। एडन बताता है कि तुम्हारा भाई एलियट जिन कोरिया जाने के बाद गायब ही हो गया। क्या तुम्हें पता है वो कोरिया क्या करने गया है? डैनियल बताता है कि वह तो उसे भी नहीं पता, उसका भाई वहां क्या करने गया है। वो आगे कहता है, लेकिन अगर ये सारी हालत उसी वक्त बिगड़ गई जब मेरा भाई और रिसर्च टीम के सभी जरूरी मेंबर्स कोरिया गए थे, तो फिर बात बिल्कुल साफ है। एडन आगे कहता है, तुम ही थे जिसने एलियट की रिसर्च लैब एक्वायर की थी। डैनियल कहता है, अगर मान भी ले कि सच में मेरे भाई ने वो वायरस बनाया था। तभी बीच में एडन बोलता है, क्या तुम्हें यह पहले से ही नहीं पता था? मुझे तो यह और भी ज्यादा हैरान करने वाला लग रहा है। दक्षिण कोरिया में जंबी आउटब्रेक के बाद बायोवैक्सीन से जुड़े शेयर आसमान छू रहे हैं और आपकी संबद्ध कंपनियों के शेयरों की कीमत सिर्फ एक महीने में 500% तक बढ़ गई। क्या यह सब कुछ होने की टाइमिंग हैरान कर देने वाली नहीं है? मुझे शक है कि इस पूरी हालत की शुरुआत तुमसे ही हुई है। डैनियल इस सबसे परेशान होता हुआ अपने सर पर दोनों हाथ रखकर कहता है, क्या सच में? फिर कुछ मोमेंट्स बाद कहता है, वो हमेशा से ही ऐसा था। फिर गहरी सोच में डूब जाता है। फिर हल्की आवाज में कहता है, उन सभी कोरियंस को मर के हेल में चले जाना चाहिए। तभी एडन कहता है, क्या तुम कहना चाहते हो कि एलियट जिन, जो इंसानियत को बचाने के लिए रिसर्च में जुटा था, ऐसे कुछ कर सकता है? डैनियल जवाब देता है, तो तुम ये कह रहे हो कि मैंने ही अपने भाई को ऑर्डर दिया था कि एक जंबी वायरस बनाए और उसे कोरिया में फैला दे। तुम्हें क्या लगता है मैंने वो पागलपन इसलिए किया ताकि जंबी गेम को हकीकत बना सकूं? मैं ही हूं जिसने इंसानियत के फ्यूचर के लिए यह कंपनी खड़ी की है। एडन आगे बताता है कि उनके अपने देश के कितने ही लोग अभी भी मर रहे हैं। CDC, सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, और कोई भी रिसर्च संस्था ना तो वैक्सीन बना पा रही है और ना ही हालात को संभाल पा रही है। डैनियल कहता है कि अगर ये वायरस हमारे लैब से स्टार्ट हुआ है तो हम ही इसे रोक सकते हैं। एडन डैनियल की बात को नकार देता है और कहता है कि वैक्सीन यहीं USA में डेवलप की जाएगी, CIA की निगरानी में। डैनियल फिर कहता है, तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम एक ज़ॉम्बी को सैंपल के तौर पर यहां US ले आ रहे हो? एडन बताता है कि वह ऑलरेडी आ रहा है। डैनियल उसे वार्निंग देता है कि अगर यहां एक इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी आ गया तो तुम जरूर पछताओगे। वायरस सिर्फ कोरिया ही नहीं, धीरे धीरे चाइना, जापान और साउथ ईस्ट एशिया में भी फैल रहा है। जो बखेड़ा मेरे भाई ने खड़ा करा है उसे सही करने के लिए मुझे खुद कोरिया जाना होगा। तभी एडन अपने पास खड़ी ऑफिसर से एलियट की लोकेशन के बारे में पूछता है। ऑफिसर उसे बताती है कि उन्हें अब भी उसका पता नहीं चला है और साथ ही उनका वहां के लोकल एजेंट से भी कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है। तभी साथ ही खड़ा CIA का एक एजेंट, जिसका नाम मॉरिस ब्लैक है, जिसकी उम्र 36 साल है। यह शख्स डेल्टा फोर्स का एक्स मेंबर है जिसे मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में कॉम्बैट, होस्टेज और असैसिनेशन ऑपरेशन में जबरदस्त तजुर्बा है। यह पूरी टीम के टैक्टिकल जिम्मेदार एजेंट है। वह कहता है डैनियल जिन के बयान और अब तक की सारी परिस्थितियां एक दूसरे से मेल खा रही हैं और कोई ठोस सबूत भी नहीं है। ऐसे में सबसे ज्यादा शक एलियट जिन पर ही जाता है। तभी वहां खड़ी लेडी एजेंट, जिसका नाम कमिला रोजा है, जो फील्ड ऑपरेशंस देखती है, कहती है लेकिन जब तक एलियट जिन की लोकेशन पता नहीं चल जाती हमें डैनियल जिन को बिल्कुल भी रिहा नहीं करना है। हम सीधे जाकर एलियट जिन को लाएंगे। जिसके बाद डैनियल कहता है, तो फिर चलो इसे करते हैं, चलो मेरे साथ कोरिया चलते हैं। फिर वो आगे एडन को कहता है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं कोई कदम अकेले नहीं उठाऊंगा। तुम चाहो तो मेरी निगरानी करते रहो या जो भी करना हो वो करो। मैं कभी भी CIA के हाथों से भागने की कोशिश नहीं करूंगा। वो मेरे सामने जरूर आएगा। वो मुझसे नहीं बच सकता। मुझे मेरे भाई का पता है वो कैसा है और आखिर में सिर्फ मैं ही हूं जो अब ह्यूमैनिटी को बचा सकता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम 2 दिन पहले का सीन देखते हैं। हम रास्ते में सियांग बिन को देखते हैं जो इलेक्ट्रिक स्कूटर पर चलता जा रहा था। यह तब की बात है जब कांग एम्बुलेंस लेने जा रहा था। सियांग बिन स्कूटर से चलता जा रहा था। इस दिन फॉग बहुत ज्यादा होती है, ऊपर से उसकी स्कूटर में 30% बैटरी ही रह जाती है, इसलिए ही उसे जल्दी से कोई रुकने की जगह ढूंढनी होगी। वह सोचता है जागन स्टेशन बस थोड़ा सा ही आगे है और कांग, ओंग और बाकियों के बारे में सोचता है कि उन्होंने अपना रास्ता नहीं बदला होगा। खैर, भले ही वो वहां ना हो, लेकिन लगता है कि वह लाइन 5 पर ट्रांसफर करने की प्लानिंग कर रहे हैं। मैं बस गोंजा स्टेशन और अचासान स्टेशन को अच्छे से चेक कर लेता हूं। तभी एक ज़ॉम्बी आवाजें निकालता हुआ उसके पास आता है। उसे देख के सियांग बिन अपनी स्कूटर बड़े आराम से रोकता है, जैसे मानो पार्क में घूम रहा हो। फिर अपने बैग में से एक चाकू निकालता है और सीधा ज़ॉम्बी की तरफ बढ़ता है। वो सीधा चाकू ज़ॉम्बी में घूम देता है। वो कई बार चाकू ज़ॉम्बी को मारता है। ज़ॉम्बी को मारते हुए उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है।
वह सोचता है चाकू से घूमपना मुक्का मारने से कई गुना ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए ही सीरियल किलर्स मारना बंद नहीं करते। पर ये कमीने ज़ॉम्बीज ना तो बोल सकते हैं, ना दया की भीख मांग सकते हैं, इसलिए अब ये मुझे बोर करने लगे हैं। तभी उसे गोलियां चलने की आवाज आती है। आवाज सुनते ही वह सोचता है ये किस चीज की आवाज है। वह समझ जाता है कि यह गन शॉट्स की साउंड है, पर उसे अभी भी विश्वास नहीं होता कि उनकी कंट्री में गन कैसे आ सकती है। वो सोच में पड़ जाता है। वो सोचता है कि हो सकता है कि ये सोल्जर्स हो। फिर वह अपने चाकू को देखता है जिस पर खून लगा है और सोचता है अगर मेरे पास गन जैसा कोई वेपन हो तो ये बहुत अच्छा होगा। ये किस तरह के गधे सोल्जर्स हैं जो इन घटिया ज़ॉम्बीज को अच्छे से दबा भी नहीं सकते। फिर वह अपना स्कूटर उठाता है और सीधा उसी तरफ जाने लगता है जहां से गन शॉट्स की आवाज आई थी। चलते चलते उसे और भी शॉट्स की आवाज आती है। वो उस लोकेशन के पास पहुंच जाता है। वहां कई सारे और शॉट्स चलते हैं, जिससे सियांग बिन सोच में पड़ जाता है। वो कर क्या रहे हैं? उन्होंने लगभग 10 शॉट्स या उससे ज्यादा शॉट्स चला दिए हैं। तभी उसे कोई आवाज लगाता है। सियांग बिन उसकी तरफ देखता है। वो देखता है कि एक पर्सन उससे पूछता है, क्या तुम एक सर्वाइवर हो? तुम्हें उस तरफ नहीं जाना चाहिए। सभी ज़ॉम्बीज वहां इकट्ठे हो रहे हैं और यह पर्सन और कोई नहीं, हंग का साथी होता है। वह बताता है कि वह बहुत ज्यादा जख्मी है और सियांग बिन से हेल्प करने को कहता है। देख रहे हो, सियांग बिन से हेल्प मांग रहा है। जो सुनकर सियांग बिन कुछ तो सोचता है और फिर उस पर्सन के पास चला जाता है जहां वो था। घर के अंदर और बाहर हर तरफ खून के छींटे होते हैं। सियांग बिन कुछ सुनकर हैरान हो जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि ये सच है। वो उसे बताता है कि हाँ, ये सच है। यहां से लगभग 300 मीटर की दूरी पर एक घर है जहां कुछ सर्वाइवर्स हैं। हम उनसे स्काई होटल के पास मिलने वाले थे जो अंसियोक डोंग के ईस्ट में है। पर अचानक आज कहीं से एक मॉन्स्टर जैसा ज़ॉम्बी अपीयर हुआ जिसने बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी कर दी। उससे बचते बचते मैं लगभग मर ही गया था। मैं अब अपनी राइट लेग का यूज नहीं कर सकता। पर किस्मत से मुझे कहीं भी ज़ॉम्बी द्वारा काटा नहीं गया है। मेरे साथी को लगा होगा कि मैं मर गया, इसलिए वो पक्का भागता हुआ उन्हीं सर्वाइवर्स के पास गया होगा रेस्क्यू के लिए। वो आगे बताता है कि मैंने बहुत सारे गन शॉट्स की आवाज सुनी है, जिसका मतलब है वहां एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं सच में ये होप करता हूं कि वह सभी सेफली एम्बुलेंस से एस्केप कर जाए। तभी सियांग बिन उसे झूठी तसल्ली देता हुआ कहता है, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम जिंदा हो। मैं जितनी हो सके तुम्हारी उतनी मदद करूंगा। कंग उससे पूछता है, क्या तुम्हें पता है जो सर्वाइवर्स बचे हैं, क्या वो सोल्जर्स हैं? क्योंकि मैंने भी बहुत सारे शॉट सुने हैं। हंग का दोस्त दर्द में बताता है, वो सोल्जर्स नहीं है। मैंने सुना है कि उनमें से एक नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर है और वो सभी हाई स्कूल स्टूडेंट्स लग रहे थे। हाई स्कूल स्टूडेंट्स का सुन के वो हैरान हो जाता है। वो पूछता है, क्या तुमने अभी अभी नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर कहा क्या? वो हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैं। वो बताता है कि हाँ, ऐसा ही है। फिर इस योंबिन पूछता है, क्या उन लोगों में एक लड़का है जो चश्मे पहनता है और एक लंबे बालों वाली लड़की है जो लगभग 170 से डॉटमी लंबे होंगे? वह बताता है कि उसे फीमेल के बारे में तो नहीं पता, पर वहां एक आदमी था जो अपने 50 जमे होगा। वहां एक लड़का था जो चश्मे पहनता है जो एक हाई स्कूल स्टूडेंट की तरह लग रहा था। सियांगन पूछता है, क्या उस नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर का नाम कंग था? दर्द में वो पर्सन कहता है, मेरे दोस्त ने उसे रेडियो से कांटेक्ट किया था। उसका नाम कंग ही था। मुझे उसका फैमिली नेम तो नहीं पता, पर बाकी सभी उसे कंग बुला रहे थे। फिर सियांग बिन उससे पूछने के लिए उनके नाम लेता है। कंग, मिंजुन और याना क्या यही थे? लड़का कंफ्यूज हो जाता है। अचानक से सियांग बिन उसके पास आ जाता है और एक झूठी एक्टिंग करता है। कहता है, वो सभी मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं उन्हें बहुत समय से ढूंढ रहा था। लड़के को थोड़ा सा शक होता है। वो पूछता है, क्या ये सच है? सियांगेन उसे कहता है, तो वह सभी डीटच हाउस में है। लड़का कहता है, हाँ, पर मुझे लगता है वहां कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि वहां से बहुत सारे गन शॉट्स की आवाज आई है। मैंने यहां से एक कार के इंजन की आवाज भी सुनी है। मैं होप करता हूं कि मेरे साथी यहां से सेफली निकल जाए। मेरी अभी भी कंडीशन के हिसाब से मैं एक व्हीकल के बिना ज्यादा दूर नहीं जा सकता। जो कार मेरे पास थी वो उस मॉन्स्टर के आने की वजह से तबाह हो गई, तो इसलिए मुझे अब एक नए व्हीकल की जरूरत है। वो सियांग बिन से एक कार या स्कूटर ढूंढने को कहता है, और या तुम यहां से जाकर उनसे मिलो तो उन्हें मेरे जिंदा बचने की न्यूज दे देना। सिंगबिन ये सुनकर खड़ा होता है और स्काई होटल का नाम लेता हुआ और कहता है, मैंने ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन यहां आके तो मुझे एक जैकपॉट मिल गया है। ये बात लड़का समझ नहीं पाता। फिर एसंगबेन उसके बैग को देखने लगता है। वह उसके बैग में देखने लगता है। उसने क्या किया है? लड़का ये देख के एस्योंग बिन को इसके लिए टोकता है। सियांग बिन अपना असली रूप दिखा देता है और कहता है, वैसे भी तुम मरने वाले हो, इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं तुम्हारा बैग ले लूं? तो ये सुन के लड़का कहता है, तुम क्या कर रहे हो? मेरे बैग के साथ सियांग बिन पीछे मुड़ता है और कहता है, तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। मुझे तुम जैसे एक बेवकूफ की मदद की करनी चाहिए जिसकी एक लात कब्र में हो। आगे तुम्हें दर्द हो रहा है तो तुम मर क्यों नहीं जाते? तभी लड़का उसे गालियां देने लगता है।
तू कमीने, तूने कहा था तू मेरी मदद करेगा। सियांग बिन कहता है, हेल्प? कैसी हेल्प? तू जैसे बेकार गधे की ओर मैं तुम पर यकीन क्यों करूं कि तुझे काटा है या नहीं? तभी सियांग बिन एक ईविल स्माइल करता हुआ कहता है, तो तुम आखिर मरने से डरते हो क्यों? ना मैं तुम्हें आसानी से ऊपर भेज दूं। फिर हमें कुछ दिखाया तो नहीं जाता, पर किसी के चिल्लाने की आवाजें आती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कमीने ने लड़के को निपटा दिया है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम रास्ते में स्कूटर को देखते हैं जिस पे सियांग बिन था। उसके स्कूटर की बैटरी खत्म हो जाती है, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता और कहता है मैंने एक गलती कर दी, और सोचता है स्काई होटल किस नेबरहुड में है, उसे क्या कहते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम प्रेजेंट सीन देखते हैं। हम स्काई होटल में देखते हैं जहां याना, मिनजुन, कांग और हाजुन रूम में थे। मिनजुन कहता है, अगर डैनियल जिन का असली मकसद उस गेम को वैसे का वैसा लागू करना था तो फिर मैं तो जैसे उस डिजाइन में एक बग हूं जो कभी प्लान का हिस्सा ही नहीं था, है ना? याना कहती है, जरूर कहीं ना कहीं वो वैक्सीन वगैरह बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। अगर कोई इम्यून व्यक्ति सामने आता है तो वैक्सीन डेवलपमेंट में बहुत मदद मिलेगी, है ना? मंजुन, हो सकता है तुम इंसानियत की आखिरी उम्मीद बन जाओ। फिर भी मुझे सबसे पहले यह पक्का करना होगा कि मैं सच में इम्यून हूं या नहीं। मुझे पता नहीं कि कहीं ऐसा डॉक्टर या संस्था मिलेगी भी जो मेरा टेस्ट कर सके। कैंग कहता है, सच कहूं तो मुझे लगता है कि वो जंबी गेम एक बेवकूफाना आर्टिकल है, और जो बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी वो थी जो वेपन्स थे जो उन लोगों के पास थे लास्ट टाइम। वो वेपन एक फायर आर्म है जिसे डेजर्ट ईगल कहते हैं। मैंने सुना है यह वेपन यहां कोरिया में यूज नहीं किया जाता। मिनजुन कहता है, क्या यह हथियार किसी लाइव एमुनेशन फायरिंग रेंज से नहीं हो सकता? मैंने सुना है कि मायंडोंग में एक लाइव एमुनेशन फायरिंग रेंज है। कंग कहता है, ग्रूट सबसे संभावित लगता है, लेकिन सवाल यह है कि वह यहां तक पहुंचा कैसे? कंग कहता है, मुझे यह सब अजीब लग रहा है। मिनजुन उससे इसका रीजन पूछता है। कंग कहता है, मौसम साफ हो गया है और मिनजुन की हालत भी इंप्रूव हो गई है, हमें अब आगे चलना चाहिए। जो सुनकर हजुन कहता है, अगर ऐसा है तो मैं अपने पेरेंट्स को बता देता हूं कि वे तैयार रहें। कैंग कहता है, उससे पहले मैं गुंजा स्टेशन के रास्ते को पता लगाने की कोशिश करूंगा। बाकी दूरी लगभग 5-6 किमी है, तो कम से कम 1-2 किमी तक व्हीकल के रूट की जांच करनी होगी। तभी मिंजन कहता है, क्या वो भी कंग के साथ चल सकता है? कंग उससे पूछता है, क्या वो ठीक है? ये सुनकर याना चौंक जाती है और कहती है, ये क्या बात कर रहे हो तुम? मैं कैंग के साथ जाऊंगी, तुम यही रहेगा। मिंजुन कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन याना आगे बोलती है, जाना है कहां? जाना है, क्या होगा अगर तुम बेहोश हो गए? मिंजुन उसे बताता है कि वह पहले से बहुत अच्छा फील कर रहा है और उसकी हालत अब बहुत इंप्रूव हो गई है। तभी याना चिल्लाती है, अच्छा तो तुम मुझे यहां पीछे अकेला छोड़ के जा रहे हो? तुम कमीने कहीं की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर तुम जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। तभी कंग कहता है, सच कहूं तो याना तुम तो पूरी तरह से मिजोन के साथ चिपकी हुई हो। जो सुन के याना का फेस शर्म के मारे लाल हो जाता है। वो चिल्लाकर कहती है, वो बात नहीं है मिंजुन, वो कमीना तो कल इतना बीमार था कि किसी भी पल बेहोश हो सकता था। मुझे चिंता हो रही है। कान, क्या तुम्हें उसकी चिंता नहीं हो रही और तुम खुद को दोस्त कहते हो? तभी मिंजुन कहता है, तो बात ऐसे है, लेकिन तुम इतनी गुस्सा क्यों हो रहे हो? तभी याना अपने हाथों से मिंजुन को पीछे धकेल देती है और कहती है, मुझे नहीं पता पागल, अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ। मिंजन को यह बहुत जोर की लगती है, वह दर्द में चिल्लाता है। फिर याना कहती है, जाओ और जाकर बेहोश हो जाओ, मरो, जो मर्जी करो। वो गुस्से में बेड पर दूसरी तरफ मुंह करके बैठ जाती है। मिंजुन ये देख के कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, तुम क्या बकवास कर रही हो? और कंग को चलने को बोलता है। वह दोनों रूम से बाहर जाने लगते हैं। याना उन्हें पीछे मुड़ के जाते हुए देखती है और सोचती है वो सच में जा रहा है, और ऐसे देखती है मानो आज तो मिंजुन का राम राम सत्य के कर देगी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम स्काई होटल के बाहर का सीन देखते हैं, जहां शाम हो चुकी होती है और सियांग बिन अपने खून से सने जूतों के साथ होटल की तरफ बढ़ रहा था। चलते चलते वह होटल के बाहर पहुंच जाता है। उसकी नजर कैंग की एम्बुलेंस पर पड़ती है, जो देख के सियांग बिन फिर अपनी घटिया सी स्माइल करता है और कहता है, फाइनली मैंने सभी होटल्स को चेक करने के बाद स्काई होटल ढूंढ ही लिया। स्काई होटल के बाहर इस यंग बिन खड़ा याना के बारे में सोच सोच के ही एक्साइटेड होने लगता है। तभी अचानक उसके दिमाग में कंग का ख्याल आता है, जिसके पास एक गन है। अगर वो गन और वो कमीना उसके साथ हुआ तो मैं एक डिसएडवांटेज पर हूं। फिर वो अपना दिमाग लगाने लगता है। तभी पीछे से किसी की चलने की आवाज आती है, जो सुन के एस योंगबिन फटाफट पार्किंग में छुप जाता है। होटल के अंदर से कंग राइफल के साथ और मिंजुन बैट के साथ आ रहा था। वो मिंजुन से पूछता है, क्या उसे राइफल लेनी है? मिंजुन मना कर देता है और कहता है, वैसे भी उसमें एक बुलेट बची है। कंग फिर मिंजुन को याद दिलाता है, उसने उसे राइफल यूज करना सिखाई थी, क्योंकि मिंजुन को इसे यूज करना आना चाहिए। फिर मिंजुन कहता है वो उससे भी ज्यादा एक्साइटेड तो कंग की नॉर्थ कोरिया डिफेक्ट वाली स्टोरी को लेके है। तुमने अब तक अपनी पूरी स्टोरी नहीं बताई है। कंग कहता है, स्टोरी को पूरा जानने के लिए कई दिन लग जाएंगे। मैं तब किसी ब्रोकर को अफोर्ड ही नहीं कर सकता था।
जो सुन के मंजुन कहता है, क्या बगैर ब्रोकर के चीन के रास्ते भाग पाना लगभग नामुमकिन नहीं होता? कंग कहता है, मैंने सच में अपनी जान दांव पर लगाई थी। जो पार्किंग में छुपा सियांग बिन सुन रहा था। सियांग बिन सोचता है कंग और मिंजुन दोनों बाहर जा रहे हैं, तो कांग के पास सच में गन है। क्या ये स्काउट करने के लिए निकले हैं? फिर होटल रूम्स की तरफ देखता है और सोचता है तो फिर होटल में कोई नहीं होगा, और एक्साइटेड होते हुए सोचता है होटल के अंदर याना बिल्कुल डिफेंसलेस होगी। अगर याना के पास कोई और पर्सन भी होगा तो भी वह मुझसे ज्यादा डेंजरस तो बिल्कुल भी नहीं होगा। दोपहर हो जाती है। हर जगह ज़ॉम्बीज आवाजें निकालते हुए घूम रहे हैं। चलते चलते मिंजन कांग से पूछता है, तो जब तुम यंग थे तभी तुमने एक गन को हैंडल करना सीख लिया था? कंग उसको हाँ में जवाब देता है और कहता है, वो ठीक उस समय की बात है जब मैं नॉर्थ कोरिया से भागा था। तब पहली बार मैंने किसी को गोली मार कर मारा था। जो सुनकर मिंजन पूछता है, क्या सच में? क्या तुम सच बोल रहे हो? कंग जवाब देता है, मेरे चाचा पहले ही यहां आकर बस चुके थे। उसी बात को बहाना बनाकर मेरे परिवार को गद्दार जैसा ट्रीट किया गया। मेरे माता पिता को कहीं घसीट कर ले जाया गया, उन्हें बहुत सताया गया और फिर उनकी मौत हो गई। उसके बाद एक सैनिक था जिसने मेरे छोटे भाई बहनों और मुझे लगातार बहुत सताया। एक दिन उस सैनिक ने मुझे इतनी बुरी तरह पीटा कि मैं मरते मरते बचा। मुझे सच में लगा कि मैं अब नहीं बचूंगा, लेकिन एक पल के लिए जब वो आदमी असावधान हुआ, मैंने उसकी बंदूक झपट ली और ट्रिगर दबा दिया। उसी दिन मैंने अपने सिबलिंग्स को उठाया और एक लंबी जर्नी पर निकल गया। मेरी उम्र उस समय लगभग 12 होगी। जो सुनकर मिंजन के तो कान खड़े हो जाते हैं। मिंजुन उसका जवाब देता है, ये बहुत अमेजिंग है, और कहता है, हमारे देश में ज्यादातर छात्र बिना किसी सर्वाइवल की चिंता के आराम से रहते हैं। क्या सारे नॉर्थ कोरियंस तुम्हारी तरह सर्वाइवल में इतने अच्छे होते हैं? कंग उसकी बात का जवाब देता है, नहीं, ऐसा नहीं है। सभी नॉर्थ कोरियन स्ट्रांग सर्वाइवर्स नहीं होते। उनमें कम स्टैमिना होता है, वह पतले होते हैं, और उनकी हाइट भी छोटी होती है। सच कहूं तो मुझ में भी कुछ खास नहीं है। बस मैंने सिर्फ वो 2 साल मौत के करीब रहकर बिताए हैं जब मैं बचने की कोशिश कर रहा था, और वह सब एक्सपीरियंस किया था। मंजुन आगे पूछता है, फिर भी क्या तुम कभी अपने होम टाउन वापस नहीं जाना चाहते? कंग जवाब देता है, नहीं, मैं कभी भी वापस नहीं जाऊंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम रूम नंबर 203 को देखते हैं, जहां याना अपना मुंह लटकाए बैठी होती है और गहरी सोच में डूबी होती है। उसको ऐसे मुंह बनाए देख मून पूछती है, तुमने अचानक अपना मुंह ऐसे क्यों लटका लिया? क्या हुआ? याना कहती है, नहीं, कुछ नहीं। बस बात यह है कि मेरे दोस्त मुझे बहुत गुस्सा दिलाते हैं, स्पेशली वो मिंजन। वह वीक है, फिर भी वह बाहर जाता रहता है और अपनी लाइफ को रिस्क में डालता रहता है। जो सुन के मून स्माइल करते हुए कहती है, पर वो सब वो हमारे लिए कर रहा है, और कंग भी तो उसके साथ है, तो ज्यादा चिंता मत करो। याना कहती है, मैं उसके बारे में चिंता नहीं कर रही क्योंकि कंग उसके साथ है। पर मिंजन बहुत गुस्सा दिलाता है और कुछ नहीं है। अगर वो ऐसे अपनी लाइफ रिस्क में डालता हुआ मर गया तो मैं ये क्या करूंगी? तभी अचानक मून कहती है, याना सच बताओ, तुम अपने उस दोस्त मिंजन को लाइक करती हो ना? जो सुनकर याना चौंक जाती है और सीरियस होती हुई कहती है, नहीं, ऐसा नहीं है। मून कहती है, अरे हो भी सकता है, अगर ऐसा नहीं है तो मानो मैंने कुछ कहा ही नहीं। पर याना मून की बातों से सोच में पड़ जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि वह मिंजन को लाइक कर सकती है। वो सोचती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या ये इस वजह से क्योंकि मैं मिंजन के साथ बहुत ऑब्सेस्ड हूं? क्या जो मुझे फील हो रहा है उसके बारे में किसी और को भी ऐसा ही फील हुआ होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ये उसे लाइक करने की फीलिंग नहीं है। अगर मैं ध्यान से सोचूं तो जिस पे मैं अभी ट्रस्ट कर सकती हूं वो सिर्फ मंजुन है। हो सकता है ये इसीलिए हो। वो मंजुन को याद करती है जब वो उसे बोल रहा था, याना तुम बहुत बदल गई हो, तुम एक लूजर की केयर कर रही हो। मंजुन सही कह रहा था, मैं बहुत बदल गई हूं। जैसे जैसे वर्ल्ड अपने एंड के नजदीक पहुंच रहा है, सब कुछ इक्वल हो गया है। ज़ॉम्बी अपोकलिप्स से पहले अपनी बिगड़ी हुई फैमिली को छोड़कर मेरी बाकी जिंदगी तो ऐसी थी जिससे बाकी लोग जेलसी करते थे। मुझे जो भी चाहिए था सब कुछ मिल जाता था, जो भी पहनना चाहती थी वो पहनती थी। जब भी अच्छे से तैयार होकर मैं सड़क पर चलती थी, दिन में 3 से 4 बार लोग मेरा नंबर मांग लेते थे। कोई भी लड़का ऐसा नहीं था जो मुझ पर फिदा ना हुआ हो। मिडिल स्कूल में बस एक लड़के को छोड़कर और वह और कोई नहीं, मिंजुन था। तभी याना के दिमाग में कुछ आता है। वह चौंकती हुई बोलती है, क्या ये इसलिए है क्योंकि मिंजुन ने आज तक मुझे लाइक करने का कोई भी साइन शो नहीं किया? अधिकतर लड़के तो मेरे पीछे पागल है, लेकिन वो लूजर, उसे तो मेरे लिए परेशान होना चाहिए और पागल हो जाना चाहिए। लेकिन वह तो कोई रिएक्शन ही नहीं देता, वो मेरे लिए मिन्नतें नहीं करता। तो इसलिए ही मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि वो लूजर कमीना एक लकड़ी की गुड़िया जैसा है, कोई इमोशन ही नहीं दिखाता, और मुझे तो समझ ही नहीं आता कि उसे मेरी परवाह है भी या नहीं। वो कमीना अचानक बहुत एरोगेंट हो गया है। याना को ऐसे सोच में डूबा देख मून सोच में पड़ जाती है। तभी दरवाजे पर कोई नॉक करता है। जो सुनकर दोनों दरवाजे की तरफ देखने लगते हैं। दरवाजे को कोई बार बार नॉक कर रहा था।
इसलिए मून पूछती है, बाहर कौन है? क्या ये तुम हो? हनी, क्या हाजुन तुम हो? लेकिन कोई जवाब नहीं आता। मून सोचती है कहीं काम और मंजुन वापस तो नहीं आ गए। याना मून को रुकने को बोलती है। दरवाजे पर अभी भी कोई नॉक किए जा रहा था, जिसके बाद याना कहती है, मेरी बात का जवाब दो, बाहर कौन है? वह दरवाजे में लगे पीप होल से देखती है तो उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। हम बाहर देखते हैं। दरवाजे के बाहर इस योंगबिन टॉर्च अपने मुंह की तरफ करके घटिया सी स्माइल करके सोचता है, ये पक्का याना ही थी। अब तो मैं मिडिल स्कूल से भी ज्यादा एक्साइटेड हो गया हूं। और याना के बारे में गलत बातें सोचने लगता है। अंदर से आई आवाज से यह कंफर्म है कि याना के साथ एक और वुमन है और अपने चाकू को टॉर्च के आगे करता है। सोचता है, रूम नंबर 2, इसे मैं अभी के लिए अपने माइंड में रखूंगा। हो सकता है कि उनके साथ और भी लड़के हों, तो मुझे बाकी कमरों को भी चेक करना चाहिए। और फिर बाकी रूम्स को भी चेक करने लगता है। वह एक रूम के बाहर एक्स का निशान देखता है। वह सोचता है, ये जो एक्स का निशान है, क्या इसका मतलब है कि वहां नहीं जाना चाहिए? मुझे लगता है इसके अंदर जरूर ज़ॉम्बीज होंगे। होटल के रूम्स को देखते देखते एसनबिन रूम नंबर 206 के बाहर आ जाता है। वो रूम की तरफ बढ़ने लगता है। तभी अंदर से प्रोफेसर की आवाज आती है, तुम थोड़ी देर यहीं रुकना, मैं आता हूं। जो सुन के सियांग बिन कंफ्यूज हो जाता है। अचानक रूम का दरवाजा खुलता है और अंदर से प्रोफेसर बाहर आते हुए कह रहे होते हैं, मैं मम्मी के पास जा रहा हूं। तभी वो रुक जाता है। वो सामने सियांग बिन को देख के घबरा जाता है और कहता है, कौन हो तुम? सियांग बिन पूरी चौड़ में जवाब देता है, यह मेरे अलावा और कौन होगा? मैं उस हॉट बीच के लिए यहां आया हूं। सियोंग बिन आगे पूछता है, तुम्हारे पीछे कौन है? प्रोफेसर कहता है, क्या तुम क्या बकवास कर रहे हो? सियोंग बिन कहता है, सीधा सीधा बताओ कौन हो तुम? अगर तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगे तो मर जाओ। और अपने चाकू को निकालता है। तभी आवाजें सुनकर हजुन बाहर की तरफ देखता है। वह बाहर के नजारे को देख के डर जाता है। वह चिल्लाता है, डैड। पर जब तक सियांग बिन ने प्रोफेसर को चाकू मार दिया होता है, प्रोफेसर ने सियांग बिन का हाथ पकड़ रखा होता है। वह उसे पीछे करने की कोशिश कर रहे होते हैं। हजुन रोते हुए उनकी ओर बढ़ता है, कहता है, मेरे डैड को कुछ मत करो। हजुन को अपनी तरफ आता देख सियांग बिन खींच के उसके छाती में एक लात मारता है। वो कहता है, पीछे हट तू कुत्ते के पिल्ले। लात की वजह से हजुन हवा में उड़ता हुआ पीछे गिरता है। गिरने की आवाज सुनकर याना हैरान हो जाती है। मून बहुत डर जाती है। मून, प्रोफेसर, प्रोफेसर चिल्लाती हुई गेट को खोलने लगती है। याना मून को वहीं रुकने और खुद जाकर देखने को कहती है। याना इतने में ही पीछे अपने बैग से कंग के डैगर को ढूंढने लगती है जो उसे उसने दिया था। याना डैगर लेती है और सीधा गेट खोलती है। जैसे ही याना बाहर आ पाती है तभी पीछे से आवाज आती है, याना अंदर जाओ। पीछे से कंग और मिंजन भागते हुए आते हैं और 206 रूम के बाहर आकर कंग अपनी राइफल रूम के अंदर एम करता है। अंदर सियांग बिन प्रोफेसर के ऊपर बैठा होता है। प्रोफेसर के कपड़े खून से भरे होते हैं। सियोंगिन प्रोफेसर पर बैठा कहता है, मैंने पूछा यहां और कौन कौन है, मेरा जवाब दे कुत्ते। तभी पीछे से कंग कहता है, हिलने की कोशिश मत करना, कुत्ते के पिल्ले सियांग बिन। उसकी आवाज सुनकर वो खड़ा होता है और पीछे मुड़ के कांग को देखता है। कांग राइफल का एम सोमबिन के ऊपर करता है और सोचता है, यह आखिरी बची बुलेट है। मैंने ये सोचा भी नहीं था कि मैं इसका इस्तेमाल तुम पर करूंगा, पार्क सोंगबिन। फिर वो एसोंगबिन को फेयरवेल कहता है और ट्रिगर दबा देता है, पर बुलेट शूट नहीं होती। वो फिर से ट्राई करता है पर बुलेट नहीं चलती। वो कंफ्यूज हो जाता है। वो राइफल को सही करने की कोशिश करने लगता है। वो सोचता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये ऐसे टाइम पे मैलफंक्शन करेगी। इतने में ही सियांग कांग की ओर भागने लगता है। सियांगबिन को देख के कंग राइफल साइड में फेंक देता है और अपने पीछे से एक डैगर निकलता है। सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ समय पहले का सीन देखते हैं। मिंजुन और कांग बाहर निगरानी कर रहे हैं। अचानक मिंजुन रुक जाता है। मिंजुन को अचानक ऐसे रुका देख कांग पीछे देखता है और पूछता है, क्या हुआ मिंजुन, क्या तुम ठीक हो? मिंजुन अपना सर झुका के कहता है, मुझे लगता है जो ज़ॉम्बीज वाले सिम्टम्स हैं वो वापस आ रहे हैं। वो अपनी शर्ट ऊपर करता है और कान को अपना जख्म दिखाता है। साथ ही कहता है, मुझे चक्कर आ रहे हैं और मुझे लग रहा है कि अचानक बुखार भी चढ़ रहा है। मिंजुन दर्द में कहता है, मैं तो बिल्कुल ठीक था, फिर यह अचानक से क्या हो रहा है मेरे साथ? यह सुनकर कांग मिंजन को वापस चलने को कहता है। वह कहता है, मुझे लगा ही था, यह अच्छा होगा अगर तुम अपने आप को ज्यादा पुश मत करो, जैसा याना ने कहा था। वो आगे कहता है, मैं तुम्हें वापस होटल तक चलने में मदद करता हूं। आज थोड़ा रेस्ट कर लो, यह बेस्ट रहेगा। मिंजुन उसकी बात समझ जाता है और वे दोनों चलने लगते हैं। तभी मिंजुन के जख्म में बहुत दर्द होने लगता है। दर्द में वो अपना हाथ जख्म पर रखता है, जिसकी वजह से मिंजुन सोच में पड़ जाता है कि अचानक यह उसके साथ क्या हो रहा है। चलते चलते मिंजुन और कांग होटल के नजदीक पहुंच जाते हैं। तभी अचानक उन्हें खिड़की से आवाजें आती हैं। आवाजें सुनते ही कांग और मिंजुन अंदर जाते हैं।
फिर सीन शिफ्ट होता है और हम होटल के अंदर का सीन देखते हैं। जब याना कमरे के बाहर आ चुकी थी, तभी पीछे से कांग और उसके साथ मिंजुन भागते हुए उसकी तरफ आते हैं। कांग याना को अंदर जाने का इशारा करता है और खुद सीधे कमरे के पास जाकर राइफल को कमरे के अंदर एम करता है। कमरे में सियोंगबिन को देखकर कांग हैरान रह जाता है। फिर भी वह अपना निशाना सियांगबिन पर लगा देता है। वो मन में सोचता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी आखिरी बची हुई बुलेट तुम पर चलाऊंगा। पार्क सैंगबिन सियांगबिन को फेयरवेल कहता हुआ वो राइफल का ट्रिगर दबा देता है, लेकिन राइफल नहीं चलती। कांग हैरान होकर उसे फिर से चलाने की कोशिश करता है, पर वो फिर भी नहीं चलती। वो राइफल को रीलोड करने की कोशिश करते हुए सोचता है, ये क्या हो रहा है, इसे इसी समय मैल फंक्शन करना था। तभी मौका पाकर सिंगबिन कांग की तरफ दौड़ता है। सियांगबिन को आता देख कांग राइफल फेंक देता है और अपनी पीठ से डैगर निकालता है। वह एक हाथ से सियांगबिन का हमला रोकता है और अपने डैगर से उस पर वार करता है। सियांगबिन अपना हाथ बीच में लाकर अपने पेट को बचा लेता है, लेकिन डैगर उसके हाथ में लग जाता है। कांग फिर अपना डैगर निकालता है, जिससे सियांगबिन दर्द में चिल्लाने लगता है। कांग वहीं नहीं रुकता और दोबारा उस पर वार करने लगता है, लेकिन फिर से सियांगबिन अपना हाथ सामने ले आता है और अपने पेट को बचा लेता है। अब की बार टाइगर लगते ही एसेंगबिन कांग की छाती पर एक लात मारता है, जिससे कंग पीछे हट जाता है। दर्द में चिल्लाता हुआ सियांगबिन कंग को गाली देता है, यू सन ऑफ बिच। कंग सोचता है सियांगबिन ने एमएमआई किया है, क्या इसलिए ही वह ब्लॉकिंग करने में इतना अच्छा है? उसने मेरे सभी अटैक्स को ब्लॉक कर लिया। दूसरी तरफ सियांगबिन दर्द में हाफता हुआ सोचता है, तो कुत्ते के बच्चे, पता नहीं इसने कुछ ही मोमेंट्स में कितने बार मुझे डैगर से स्टैब कर दिया। वो कंग के खून से सने डैगर को देख के सोचता है, अगर मैंने किसी वाइटल पॉइंट पर एक हिट खा ली तो मेरे लिए सब कुछ खत्म हो जाएगा, यहां तक कि अगर मैं उसे पकड़ भी लूं। पर अगर उसने पीठ पीछे से वार कर दिया तो सब बेकार है, और उसके पीछे वो कमीना मंजुन भी है। तभी कंग संगबिन को कहता है, तुमने अपने इस चाकू से कितने लोगों को अब तक मारा है जो सियांगबिन समझ नहीं पाता। कंग आगे कहता है, तुम यहां तक इस किचन नाइफ के साथ आए हो। तुमने अब तक सिर्फ ज़ॉम्बीज को ही नहीं, ना जाने कितने सर्वाइवर्स को भी मारा होगा। तुमने मासूम प्रोफेसर का यह हाल कर दिया। तुम बिल्कुल भी होश में नहीं हो। फिर कंग एक ठंडी आवाज में कहता है, और मैं भी होश में नहीं हूं। मैं भी जब किसी को चाकू से मारता हूं मुझे बहुत थ्रिल मिलता है, मुझे बहुत मजा आता है। स्पेशली जब मैं तुम जैसे क्रिमिनल्स को मारता हूं तो मुझे और भी ज्यादा मजा आता है। जो सुनकर इस योंगबिन घबरा जाता है, उसके चेहरे से पसीना छूटने लगता है। वो कहता है, मुझे नहीं लगता कि हमारे पास आपस में लड़ने की कोई वजह है। हम आपस में एक डील करते हैं। कंग पूछता है, कैसी डील? सोंगबिन अपनी डील बताता है। वो कहता है, मुझे बस मिंजुन और याना से मतलब है और कुछ नहीं। इन दोनों कीनों की वजह से मेरा हाइड आउट तबाह हो गया और मेरे सारे साथी मारे गए। अगर तुम मुझे उन दोनों को मेरे हवाले कर दो तो मैं यहां से किसी को भी बिना मारे चला जाऊंगा। मुझे बस वही दोनों चाहिए। कंग उसकी डील को साफ इंकार कर देता है और कहता है, मर जा गधे के बच्चे। फिर वह पूछता है, अगर ऐसा ही है तो तुमने प्रोफेसर को मारने की कोशिश क्यों की? तभी सगंगबिन कहता है, अगर ऐसी ही बात है तो इस धोखेबाजों वाली लड़ाई को बंद करते हैं और मर्दों की तरह हैंड टू हैंड लड़ाई करते हैं। वो आगे चिल्लाकर कहता है, तुम अपना हथियार फेंक दो और हम मर्दों की तरह सिर्फ अपने हाथों और मुक्कों से लड़ेंगे। क्या तुम डर रहे हो बिना हथियार के लड़ने से? कायरों की तरह पीछे मत हटो। तभी कांग अपना डैगर लेता है और सीधा उस पर हमला कर देता है। इस हमले से सियांगबिन बच नहीं पाता, जिससे सियांगबिन के हाथ की उंगलियां कट जाती हैं। इस हमले से सियांगबिन पागल सा हो जाता है। उसे पहले तो समझ नहीं आता कि उसके साथ ये क्या हो गया। उसका चेहरा पूरा लाल हो जाता है और अचानक वह दर्द में चिल्लाता है, मेरी उंगलियां! तू कुत्ते के पिल्ले, मैंने तुझे कहा था हम अपने हाथों से लड़ेंगे। तभी कुछ पल बाद सियांगबिन रोने लगता है। उसका चेहरा दर्द और डर की वजह से लाल हो जाता है। वह दर्द में कांपता हुआ कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दो। मिंजन भी पीछे खड़ा ये सब देख रहा होता है। सियांगबिन अपने हाथ ऊपर करके रोते हुए और कांपते हुए प्रोफेसर पर हमला करने के लिए माफी मांगता है। वह आगे कहता है, वह अब तक मरा नहीं होगा। मैं उसकी जान बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। बस मुझे छोड़ दो। कांग पहले तो उसकी तरफ देख रहा होता है, फिर एक ठंडी आवाज में कहता है, तुमने आज तक जो भी पाप किए हैं उसका भुगतान तो तुम्हें अपनी मौत से ही चुकाना होगा। मैं ये सब अभी के अभी ही खत्म कर दूंगा। ये सुनकर सयोंगबिन की ओर फट जाती है। वह आखिरी बार अपनी किस्मत आजमाने की सोचता है और अपना चाकू फेंक देता है। फिर अपना बैड अपनी पीठ से आगे पेट वाली साइड करता हुआ कहता है, बहुत हो गया, चलो इसे खत्म करते हैं। यह सुनकर पहले तो कांग कुछ समझ नहीं पाता। फिर सयोंगबिन अपने आप को लड़ाई के लिए तैयार करता हुआ कांपते हुए कहता है, भले ही मैंने एक आम गवा दिया है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें आज मार कर ही रहूंगा। ये कहते ही वो सीधा कांग की ओर बढ़ता है। सियांगबिन को आता देख कांग उसे गाली देता हुआ अपना डैगर उसे मारने लगता है, जिसे सियांगबिन अपने हाथों से रोक लेता है और कांग की लात में अपनी लात फंसाकर उसे नीचे गिरा देता है।
वह कांग के ऊपर गर्दन पे एक लॉक लगा देता है जिससे कांग का दम घुटने लगता है। कांग कुछ बोलने की कोशिश करता है लेकिन बोल नहीं पाता। सगंग बिन उसका गला और जोर से लॉक करते हुए चिल्लाता है, कांग बहन के घोड़े तूने अंडर एस्टिमेट कर लिया, साले तुझे अब समझ आया, और जोर जोर से हंसने लगता है। तभी अचानक वो कुछ देखता है जिसे देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो जाती है। मिंजुन अपना कीलो वाला बैट लेकर सियांगबिन को मारने के लिए आ रहा होता है। वह बैट मारने ही वाला होता है, तभी उसका पेट बहुत ज्यादा दर्द करने लगता है, जिससे वो बैट नहीं मार पाता और अपना जख्म पकड़ लेता है। वो दर्द के मारे चिल्लाने लगता है जो सियांगबिन समझ नहीं पाता। नीचे पड़ा कांग दर्द में बहुत कोशिश के बाद मिंजुन कह ही पाता है, तभी वह भी बेहोश हो जाता है। उसकी आंखें सफेद हो जाती है और उसका डैगर उसके हाथ से छूट जाता है। कांग को साइड में करके सियांगबिन खड़ा होता है और राक्षसों जैसे हंसता हुआ कहता है, वाह मिंजुन बहन के घोड़े देख, तेरा ये लूजर दोस्त भी हार गया। क्या तू मुझे इस बैट से हिट करने की कोशिश कर रहा था? तेरी हिम्मत कैसे हुई? वही सामने खड़ा मिंजुन दर्द के मारे अपने जख्म को पकड़कर खड़ा होता है। उसकी बॉडी धीरे धीरे लाल होने लगती है। मिंजुन दर्द को सहन करने की कोशिश करता हुआ सोचता है, ये मेरे साथ अभी इसी टाइम पर होना था। तभी सगंगबिन कहता है, कांग तेरा साथी बेहोश पड़ा है और वह बूढ़ा आदमी भी अब किसी काम का नहीं रहा। अब सिर्फ वो लड़का और तू ही बचे हैं। जिसके बाद वो अपनी कटी हुई उंगलियां दिखाता हुआ कहता है, शिट, मैंने अभी अभी उस कमीने की वजह से अपनी उंगलियां गंवा दी। मैं तुम तीनों को सच में बहुत बेरहमी और बहुत क्रूर तरीके से मारूंगा। तभी अचानक मिंजुन को एक झटका सा लगता है। उसका बैट उसके हाथ से छूट जाता है। वह दर्द के मारे चिल्लाने लगता है जो सियोंगिन बिल्कुल समझ नहीं पाता। सियोंगिन सोचता है ये इस कमीने के साथ हो क्या रहा है। मिंजुन को और ज्यादा दर्द होने लगता है। वो और जोर से चिल्लाने लगता है। सियोंगिन सोचता है, क्या इसके साथ कोई गड़बड़ है? क्या ये ज़ॉम्बी में बदल रहा है? अगर मिंजुन ज़ॉम्बी से इन्फेक्टेड है फिर तो मुझे इसे जरूर मारना पड़ेगा। वो फिर मिंजुन को बहन के घोड़े कहता है और अपना चाकू अपने हाथ में पकड़कर मिंजुने की ओर देखता है। मिंजुन पीछे मुड़ता है और जाने लगता है। वह पीछे जाकर एक एक्स वाले रूम के बाहर गेट खटखटाने लगता है। वो लगातार जोर जोर से गेट को खटखटाता है जिससे 205 नंबर के रूम के अंदर जो ज़ॉम्बी थे आवाजें निकालने लगते हैं। मिंजुन को ऐसा करते देख सोंगबिन कहता है, कमीने ये तू क्या कर रहा है? क्या उस कमरे में कमीने ज़ॉम्बी नहीं है? मिंजुन उसकी बात का जवाब नहीं देता, उल्टा गेट को और जोर जोर से खटखटाने लगता है। अंदर से ज़ॉम्बी भी आवाजें निकाल रहे होते हैं। तभी सगंगबिन कहता है, कमीने मिंजुन तू पागल हो गया है। तुझे मेरे हाथों से मरना अच्छा नहीं लगता, पर तुझे खुद को ज़ॉम्बी से कटवाना मंजूर है। अगर तू मरना ही चाहता है तो मेरे हाथ से मर जा, कमीने। इतना कहते ही वो सीधा मिंजुन की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी कमरे के गेट का लॉक खुलता है और रूम का गेट खुल जाता है। मिंजुन अंदर की तरफ गिर जाता है जिसे सियांगबिन खड़ा देखता रहता है। अंदर से ज़ॉम्बी भी आवाजें निकाल रहे होते हैं। निकालते हुए वे धीरे धीरे बाहर आते हैं। पहले एक ज़ॉम्बी, फिर उसके पीछे कई सारे ज़ॉम्बी रूम के बाहर आ जाते हैं। ज़ॉम्बी हॉलवे में आ जाते हैं, जिसे देखकर सिंगबिन की फट जाती है। उसके सामने कई सारे ज़ॉम्बी खड़े होते हैं। ज़ॉम्बी को देखकर वह कहता है, कमीने ये सब क्या है? इतने में ही कांग भी उठ जाता है। वो उठकर मिंजुन को आवाज लगाता है। वह देखता है कि ज़ॉम्बी के पीछे मिंजुन खड़ा है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम पास्ट का सीन देखते हैं। ये ज़ॉम्बीज़ एपोक्लिप्स शुरू होने के पहले का टाइम है। एक रूम में सियांगबिन उसके सामने खड़े मिंजुन को एक स्माइल करता हुआ कहता है, हमें याना के यहां आने से पहले रिहर्सल कर लेनी चाहिए, सही है ना? वो मिंजुन को उसकी पट्टीज खोलने और हैंड प्रैक्टिस करने को कहता है और जोर जोर से हंसने लगता है। फिर कुछ मोमेंट्स बाद कहता है, हरामखोर, क्या याना बेहोश नहीं हो जाएगी? ऐसे ही फिर सोंगबिन को तंग करता रहता है, और तेरा नाम मिंजन है, मैं पार्क सोंगबिन हूं। मिलकर अच्छा लगा। अरे वो तो मजाक था बेवकूफ, ऐसी शक्ल क्यों बना रखी है? अरे अरे ये कमीना जोंग मिंजन तो खड़ा हो गया। क्या ही घटिया लूजर है तू। फिर हम चैप्टर 1 की स्टार्टिंग का सीन देखते हैं। सियांगबिन मंजन को गिरा के कहता है, तू यूजलेस बास्टर, मुझे वस्तु पसंद ही नहीं है। और अगर आप लोग ये सीन देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फिर ऐसे ही सियामिंग मंजन को तंग करता रहता है। एक दिन सियामिंग मंजुन को कंस्ट्रक्शन साइट पर ले जाकर बहुत मारता है। फिर कहता है, तेरे डैड तो मर गए हैं तो तू भी क्यों नहीं मर जाता, और उसके ऊपर ईंट मारने लगता है, पर मारता नहीं और जमीन पे पड़े मिंजुन के पास आके कहता है, अगर तू अपनी सुसाइड नोट में मेरा नाम लिखने की हिम्मत करता है और मर जाता है तो अच्छी तरह तैयार रहना। फिर एक जोरदार